नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल बुद्धि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और जब कंप्लीट हो गया है टॉपिक तो हम आगे के क्वेश्चंस भी जान लेते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि यस, तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो बीच में हमने बुद्धि टॉपिक जब पढ़ा था तो बुद्धि की सिद्धांत कंप्लीट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और अब बुद्धि टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा इधर, पहला क्वेश्चन, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ठीक है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए है अल्फ्रेड बिने, बी है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, सी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एंड डी है डेविड वेशलर। बताइए, बुद्धि परीक्षण की बात है और बुद्धि परीक्षण आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था? 1905 में। सबसे पहले निर्माण कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? करेक्ट आंसर यस, अल्फ्रेड बिने। करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, क्या पूछा गया है? मानसिक आयु। मानसिक आयु की बात बताई थी मैंने आपको। बताइए, मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए है थॉर्नडाइक, बी है गिलफर्ड, सी है स्पीयरमैन और डी है बिने साइमन। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, मानसिक आयु। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1908 में। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने। तो यहां बिने कहां दिखाई दे रहे हैं? डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ध्यान दें, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग 1908 में किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। आंसर आएगा यहां डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टर्मन के अनुसार, किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ए है मंद बुद्धि, बी है सामान्य बुद्धि, सी है श्रेष्ठ बुद्धि और डी है क्षीण बुद्धि। बताइए, टर्मन की सारणी आप पढ़ चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे, टर्मन ने बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की सारणी कब तैयार की थी? कब तैयार की थी टर्मन ने बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की सारणी? 1916 में। 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जब वो अध्यक्ष थे, तब बुद्धि लब्धि की वर्गीकरण की सारणी तैयार की गई थी। तो बिल्कुल 90 से 100 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, उसे किसके अंतर्गत रखेंगे? बताइएगा। अगर आपको बुद्धि लब्धि की सारणी अच्छे से याद है तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। बताइए, मंद बुद्धि, सामान्य, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि? क्या आंसर आएगा? यस, 90 से 100 सामान्य बुद्धि। क्या आंसर आएगा? सामान्य बुद्धि। सारणी को घोट करके पी जाना है आपको। तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले को किस में रखेंगे? सामान्य बुद्धि। अगर आपको सारणी याद है तो एग्जैक्ट सामान्य बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या थी? 90 से 109। एग्जैक्ट बुद्धि लब्धि क्या थी? 90 से 109। ठीक है, तो यहाँ के बीच का रेशियो पूछ लिया गया, 90 से 100। तो 90 से 100 सामान्य बुद्धि। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? ए है जेपी गिलफोर्ड, बी है अल्फ्रेड बिने, सी है जे.एस. ब्रूनर, डी है विलियम स्टर्न। बताइए, बुद्धि लब्धि की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? सबसे पहले की बात करें तो बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग या बुद्धि लब्धि अवधारणा
के प्रथम प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न। कौन है? विलियम स्टर्न। ठीक है। और बुद्धि लब्धि का विकास किसने किया? टर्मन ने। लेकिन बुद्धि लब्धि की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? विलियम स्टर्न ने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? कौन सा परीक्षण पूछा है? सामूहिक परीक्षण। ए है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, बी है कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, सी है आर्मी बीटा परीक्षण और डी है वेशलर वयस्क बुद्धि मापनी। बताइए क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सामूहिक परीक्षण पूछा है बच्चों। ठीक है। बुद्धि परीक्षण जब बताया था तो मैंने आपको बताया था बुद्धि परीक्षणों को 2 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत और सामूहिक। बाद में आपको यह भी बताया कि व्यक्तिगत शाब्दिक कौन से होते हैं, व्यक्तिगत अशाब्दिक कौन से हैं, सामूहिक शाब्दिक कौन से हैं और सामूहिक अशाब्दिक कौन से हैं। यहां सिंपल बताना है आपको कि सामूहिक परीक्षण कौन सा है। देखिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये कौन सा है, बता सकते हैं? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण तो व्यक्तिगत शाब्दिक है। कौन सा है? व्यक्तिगत शाब्दिक। कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा है तो आप बता सकते हैं ये कौन सा है? व्यक्तिगत अशाब्दिक। ठीक है। वेशलर वयस्क बुद्धि मापनी ये मिश्रित परीक्षण है, शाब्दिक व अशाब्दिक मिश्रित है। यहां सामूहिक परीक्षण कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण। और ये कौन सा है? सामूहिक अशाब्दिक। कौन सा? आर्मी बीटा परीक्षण। पता होगा आपको 2 प्रकार के सामूहिक परीक्षणों का निर्माण किया गया था, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। कहां पर? अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब सैनिकों की छंटनी की आवश्यकता महसूस हुई थी तो 1917 में अमेरिका में 2 प्रकार के परीक्षणों का निर्माण हुआ था, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फा कौन सा था? सामूहिक शाब्दिक। और आर्मी बीटा सामूहिक अशाब्दिक। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? ए है अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बी है प्राकृतिक बुद्धि, सी है चाक्षु स्थानिक बुद्धि और डी है अस्तित्व परक बुद्धि। बताइए क्या आंसर आएगा? संवेगात्मक बुद्धि पढ़ा है आपने, इमोशनल इंटेलिजेंस, और बहुबुद्धि सिद्धांत भी पढ़ा है जो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है? बताइए। तो भाई संवेगात्मक बुद्धि है। और संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है अपनी और दूसरों की भावनाओं की चर्चा करना। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्लियर होगा? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? ए है उद्यमी सामर्थ्यता, बी है आत्माभिप्रेरणा, सी है परानुभूति और डी है संबंधों को संचालित करना। बताइए, सोचकर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? अरे संवेगात्मक बुद्धि के तत्व पूछे हैं। तत्व, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व बताए थे मैंने आपको, कितने? 5 तत्व संवेगात्मक बुद्धि के बताए थे। तो कौन सा नहीं है? आत्माभिप्रेरणा बिल्कुल है, परानुभूति बिल्कुल है, संबंधों को संचालित करना, नियंत्रित करना बिल्कुल पढ़ा था आपने, प्रबंधन करना संवेगों का। कौन सा नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता। इजीली निकलेगा।
सारा कंटेंट क्लियर है, याद है आपको, तो आंसर देना बड़ा आसान हो जाता है। 5 तत्व आपको बताए थे। उद्यमी सामर्थ्यता उनमें दूर दूर तक नहीं था, तो यहां पर करेक्ट आंसर है ए। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है? मतलब अत्युत्कृष्ट रखते हैं 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, 120 से 125 बुद्धि लब्धि, 110 से 115 बुद्धि लब्धि, या 110 से नीचे बुद्धि लब्धि। बताइए सोचकर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? टर्मन पता ही आपको, टर्मन की पूरी सारणी आपको याद होगी। अत्युत्कृष्ट वर्ड भी मैंने बताया था, समझाते समय बिल्कुल मैंने बताया था। और अत्युत्कृष्ट को इंग्लिश में बोलेंगे वेरी सुपीरियर। तो बताइए वेरी सुपीरियर की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ठीक है, क्लास अगर आपने अटेंड की है, बहुत अच्छे से सुना है, तो बिल्कुल याद होगा। आंसर है 140 से अधिक। ठीक है, 140 से अधिक। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। ए है उत्कृष्ट, बी है औसत से कम, सी है औसत, और डी है प्रतिभावान। बताइए। क्वेश्चन को पढ़कर आपको कुछ शब्द जिनका मीनिंग आपको पहले नहीं आता, क्वेश्चन को पढ़कर उनका मीनिंग आपको आ जाना चाहिए। यहां कालानुक्रमिक उम्र से तात्पर्य है वास्तविक आयु। ठीक है, और मानसिक आयु MA मेंटल एज। तो काला यानी वास्तविक आयु और मानसिक आयु 9 साल है, दोनों बराबर है। मानसिक आयु 9 है, वास्तविक आयु भी 9 है। ठीक है, बुद्धि लब्धि पूछा है। क्या पूछा है? बुद्धि लब्धि। तो देखो कालानुक्रमिक यानी वास्तविक आयु 9 है, वास्तविक और मानसिक आयु 9 है। मानसिक आयु और वास्तविक आयु ठीक है। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो क्या आएगी? 100। बुद्धि लब्धि क्या आई? 100। तो 100 को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? टर्मन की सारणी आपको पता होगी। 100 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उत्कृष्ट होगा, औसत से कम होगा, औसत होगा, या प्रतिभावान होगा? बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है औसत। करेक्ट आंसर क्या है? औसत। बिल्कुल कूल होकर के क्वेश्चन को देखा करो, बिल्कुल सिंपल होते हैं यदि कंटेंट आपका क्लियर है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनना है आपको। शिक्षणीय वर्ग को ए है 70 से 90, बी है 30 से 50, सी है 50 से 70, और डी है 50 से नीचे। शिक्षणीय वर्ग क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षणीय वर्ग चुनना है। ठीक है, शिक्षणीय वर्ग। अब देखो 30 से 50, 50 से 70, 50 से नीचे, ये तो सब कौन से चले गए? मूर्ख वाली कैटेगरी चली गई है ये। अगर शिक्षणीय वर्ग यहां दिखाई दे रहा है तो केवल एक शिक्षणीय वर्ग दिखाई दे रहा है, और वो कौन सा है? 70 से 90। कौन सा है? 70 से 90। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बुद्धि लब्धि संपत्ति विकसित किया बी ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। सही आंसर क्या होगा? बताइए। सही आंसर क्या होगा? बुद्धि लब्धि का संप्रत्य। अब ध्यान दें, बताया था मैंने पहले भी, बुद्धि लब्धि का संप्रत्य दिया किसने है? स्टर्न ने। लेकिन उस संप्रत्य को विकसित किसने किया? टर्मन ने।
ठीक है, ध्यान देंगे। अगर प्रश्न आए बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया तो किसने दिया? विलियम स्टर्न। लेकिन उस संप्रत्यय को विकसित किसने किया? तो विकसित किसने किया? टर्मन ने। ठीक है, विकसित किसने किया? टर्मन ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश 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 साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, बताइए मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में किसे रखेंगे? ए है 70 से कम, बी है 70 से ऊपर, सी है 80 से 100 के बीच, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न क्या है? मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में किसको रखेंगे? मानसिक न्यूनता ग्रसित, तो मानसिक न्यूनता से ग्रसित की श्रेणी में किसको रखेंगे? बताइएगा। 70 से कम आएगा, 70 से ऊपर आएगा, 80 से 100 के बीच आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। बताइए, यहां आंसर आएगा 70 से कम। ठीक है, 70 से ऊपर तो ऊपर हो गए, और 80 से 100 नहीं। मानसिक न्यूनता की बात हो रही है तो 80 से 100 नहीं आएंगे, ये लगभग सामान्य क्या एरिया आ जाता है। तो यहां आंसर आएगा 70 से कम को हम मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर सेलोवे और डॉक्टर जॉन मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था? ए है 1988, बी है 1991, सी है 1990 और डी है 1980। बताइए करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर पीटर सेलोवे और जॉन डी मेयर के द्वारा। जॉन मेयर के द्वारा किया गया था। कब? 1990 में। सारी बातें बताई हुई है आपको। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा मैंने कंटेंट में नहीं की। और वापस बोल रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? सी 1990। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता हैं पीटर साल्वाय एवं जॉन मेयर, बी है डैनियल गोलमैन, सी है यल थॉर्नडाइक और डी है बीएफ स्किनर। बताइएगा क्या आंसर आएगा? सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता हैं, देखिए थॉर्नडाइक और स्किनर तो कतई नहीं आएगा। अब आप कंफ्यूज्ड होंगे ए और बी में कि पीटर सैलोवे या जॉन में या फिर डैनियल गोलमैन, क्या आएगा आंसर? तो देखो संकल्पना, सबसे पहले संकल्पना किसने दी? सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर। क्योंकि डैनियल गोलमैन ने तो इसे चर्चा का क्या बनाया था? विषय। चर्चा का विषय बनाया था डैनियल गोलमैन ने, लेकिन संकल्पना किसने दी थी? पीटर सैलोवे एवं जॉन मेयर के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? घटक की बात आ गई है। घटक बोल दो, तत्व बोल दो, एक ही बात है। 5 तत्व आपने पढ़े थे संवेगात्मक बुद्धि के, तो कौन सा नहीं है? संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, संवेगों को जागृत करना। बताइए आंसर क्या आएगा? कौन सा घटक नहीं है पूछा है? कौन सा घटक नहीं है? संवेगों को जानना ये तो है, संवेगों का प्रबंधन ये भी है, लोगों के संवेगों को पहचानना ये भी है,
संवेगों को जागृत करना ये नहीं है, जागृत करना नहीं है भाई, जानना, उनका उचित प्रबंधन करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, समझना, ये सब है। संवेगों को जागृत करना संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो कितनी है? 120। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी? क्वेश्चन को वापस देखें। रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो कितनी है? 120। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। IQ बुद्धि लब्धि कितनी है भाई? 120 है। ठीक है, बुद्धि लब्धि कितनी है? 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। छोटा कौन है? रमन। कितने वर्ष? 2 वर्ष। तो अनमोल की आयु क्या है? 12 वर्ष। तो रमन की आयु कितनी हुई? 10 वर्ष। ठीक है, रमन की आयु कितनी हुई? 10 वर्ष। क्लियर है? रमन की आयु, वास्तविक आयु 10 वर्ष है। इसकी हमें मानसिक आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु ज्ञात करनी है तो बताइए क्या आएगी? डेफिनेटली 12 वर्ष। मानसिक आयु क्या आएगी? 12 वर्ष। रख कर देख लो। 12 इंटू 100 कितनी निकल गई? 120। कितनी निकल गई? 120। तो 120 ही तो है IQ। तो मानसिक आयु कितनी होगी? 12। तो 12 को हमने ऊपर रख दिया इंटू और अपॉन 10। 10 क्या है? वास्तविक आयु, क्योंकि रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है और अनमोल की आयु 12 है। तो रमन 2 वर्ष छोटा है तो रमन की कितनी होगी? 10 हो गई इंटू 100। ठीक है, तो मानसिक आयु कितनी होगी? 12। मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? 12 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ए है 140, बी है 71.5, सी है 90 और डी है 120। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, 5 वर्ष। वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष का बालक या बालिका है, वो 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक हल कर लेता है तो मानसिक आयु कितनी हो गई? 7 वर्ष। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। मानसिक आयु को ऊपर रखेंगे, वास्तविक आयु को नीचे रखेंगे इंटू 100। कितनी निकल गई? 140। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या होगी? 140। क्लियर है? आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? ए है व्यक्तित्व, बी है अभिवृत्ति, सी है बुद्धि और डी है अभिक्षमता। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसल आयु की बात है। मैंने 2 शब्द आपको बताए थे, एक तो बेसल आयु और एक टर्मिनल आयु।
ठीक है, या कहते हैं बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष, दोनों की बात हमने की थी, पता होगा आपको। बेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं, और टर्मिनल जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे टर्मिनल आयु कहते हैं, टर्मिनल वर्ष कहते हैं। तो बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? करेक्ट आंसर है बुद्धि। करेक्ट आंसर क्या होगा? बुद्धि। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र है। ए है CA/MA × 100, बी है MA/CA × 100, सी है CA/100 × MA, डी है 100/MA × CA। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको CA और MA की फुल फॉर्म तो पता ही है। CA की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, और MA मेंटल एज। क्लियर? वास्तविक आयु और मानसिक आयु। सूत्र क्या होता है बताइए? सूत्र होता है B, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है, MA/CA इंटू 100। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती? बताइए, व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है लेकिन कौन सी बुद्धि रुकती नहीं है? व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है लेकिन कौन सी बुद्धि रुकती नहीं है? ए है शैक्षिक बुद्धि, बी है स्थानगत बुद्धि, सी है वाचिक बुद्धि, और डी है भावात्मक बुद्धि। बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन वापस पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ, आयु की वृद्धि होने के साथ रुकती नहीं है? शैक्षिक, स्थानगत, वाचिक या भावनात्मक? बताइए। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, भावात्मक बुद्धि, या हम कह सकते हैं इसे संवेगात्मक बुद्धि। बिल्कुल, संवेगात्मक बुद्धि जो है वो उम्र के साथ कभी रुकती नहीं है, और बता चुकी हूं मैं कि संवेगात्मक बुद्धि का सफलता के पीछे कितना बड़ा योगदान होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो योगदान होता है संवेगात्मक बुद्धि का 80%, जबकि बुद्धि लब्धि का योगदान केवल 20% होता है। तो ये वो बुद्धि है जो कभी रुकती नहीं है, उम्र बढ़ती चली जाती है लेकिन फिर भी बुद्धि रुकती नहीं है। कौन सी बुद्धि? भावात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, बुद्धि के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अब जाकर हमारा टॉपिक बुद्धि व संवेगात्मक बुद्धि कंप्लीट होता है, क्योंकि बुद्धि के साथ ही जुड़ा हुआ है संवेगात्मक बुद्धि। या संवेगात्मक बुद्धि को हम बुद्धि के सिद्धांत के रूप में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने संवेगात्मक बुद्धि को बिल्कुल अलग और क्लियर तरीके से आपको पढ़ाया है ताकि दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर रहे। तो बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, यहां तक की चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।